आज हम शुरू कर रहे हैं दिस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये फिज़िक्स का। फिज़िक्स में सारे ही चैप्टर मज़ेदार हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो आपको ये देखना है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए फोर्स, अभी हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की। इसके बाद फिर हम बात कर लेंगे एक वेरिएबल फोर्स की। वर्क के बारे में एक बात आप ये समझ लो, जब आप इसको पढ़ रहे हो फिज़िक्स में, तो अभी तक अपनी डेली लाइफ में वर्क का आप जो कुछ भी मतलब समझते हैं वो अपने दिमाग से निकाल दो। उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, अब मेंटल वर्क हो गया है ना, तो वो सब यहाँ नहीं चलता है। तो डेली लाइफ वाली कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लगाना। यहाँ पर वर्क का एक स्पेसिफिक मतलब है, क्या उसका ख़ास मतलब है वो हम आपको बताते हैं। देखो इसके नीचे फिर आपको लिखना है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये होता है वर्क, इसको नोट कर लो। What is the work done by a force? The work done by a force on a body is the dot product, it is the scalar product of the force and the displacement of the body. एक बॉडी है, जैसे एक ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ, अब उस पर एक फोर्स लग रहा है, मे बी F। अब उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सरफेस पर स्लिप करते हुए चली, इसका डिस्प्लेसमेंट है S। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है और उस बॉडी में, उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि उस फोर्स ने बॉडी पर वर्क किया। फोर्स ने किया, बॉडी पर किया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो फोर्स जिसने लगाया उसने वर्क किया। मतलब जैसे अगर हम खींच रहे हैं ना, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने वर्क किया, इस ब्लॉक पर किया, इस बॉडी पर किया। तो फोर्स ने वर्क किया बॉडी पर। अब प्रॉब्लम यह है कि कितना वर्क किया, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, ये आपके सामने लिखा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट F डॉट S, Fs cos थीटा। बस यही होता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। ये वर्क की डेफिनेशन है, ठीक है। सो F डॉट S को हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा। और ये जो अभी हमने आपके सामने लिखा है ये एक कांस्टेंट फोर्स के लिए है। वेरिएबल फोर्स के लिए ये मत लिखना। उसके लिए क्या करोगे, अभी आगे आ रहा है। अब देखो इस डेफिनेशन से आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। ज़रा इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एक ब्लॉक पर, एक पार्टिकल पर हमने एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, और डायरेक्शन ये एंगल है 37 डिग्री। तो बताओ इस फोर्स ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया। वेरी सिंपल, ये वर्क हो जाएगा Fs cos थीटा, Fs cos 37, ठीक है। और cos 37 कितना होता है, 4/5। तो ये कितना हो गया, 40 जूल, 40 जूल।
वर्क का यूनिट ये बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, सो दिस इज न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल। द सिंबल इज कैपिटल जे, राइट। ओके, तो एफ डॉट एस जो एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा है वर्क की डेफिनेशन। इसी से आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। पहली बात देखो, एक सिंपल सी बात, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है? मतलब कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं। तो बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। तो इस केस में वर्क हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस 0। तो वर्क क्या हो गया? एफ एस, ठीक है। सिंपली फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऑब्वियसली दिस इज़ पॉजिटिव, सो दिस इज़ द वर्क डन। अच्छा, दूसरा केस देखो, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए। सेकंड केस, अगर थीटा हो जाए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हो सकता है कि आप ये सोचें कि भाई फोर्स इधर लग रहा है तो ये बॉडी इधर क्यों जा रही है? एक्चुअली ये फोर्स तो इधर लग रहा है, इसके अलावा कुछ और भी फोर्सेस हो सकते हैं, उसकी वजह से ये जा सकती है इधर, उनकी वजह से। या फिर हो सकता है पहले से ये चल रही हो, फोर्स आपने लगाया तो एकदम से रुकी नहीं और चलती रही कुछ दूर तक चलती रही, ठीक है ना। तो अपने इनर्शिया के बल पर ये चले या फिर कुछ और फोर्सेस लग रहे हों उनकी वजह से चले, उस सबसे हमको मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि बस कोई एक फोर्स है, हम अभी एक की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि बस यही अकेला फोर्स है, बाकी और कुछ होगा तो होने दो, और बहुत से फोर्स हो सकता है लग रहे हों। एक पर्टिकुलर फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, वो फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। मतलब थीटा हो गया 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? और कॉस 180 क्या होता है? -1। तो देखो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? -Fs। आपको करना क्या है? सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। इस केस में जो वर्क बनेगा वो माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगे और वो 5 मीटर चले सेम डायरेक्शन में, तो वर्क कितना हो गया? Fs प्लस 50 जूल। एक बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगे और ये 5 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो वर्क कितना हो जाएगा? -F इंटू एस, मतलब कि -50 जूल। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, अब देखो तीसरा स्पेशल केस, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? मतलब कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो इस केस में ये फोर्स बॉडी पर कितना वर्क करेगा? Fs cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये वर्क हो गया 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जब कभी भी कोई फोर्स ऐसा होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो उस फोर्स का वर्क डन कितना होता है? 0। अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ओके, देखो वर्क जो 0 है ना, इसके 0 होने के 3 तरीके हैं। Fs cos थीटा, ये वर्क की डेफिनेशन है हमारी। अब इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। F का, फोर्स के मैग्नीट्यूड का, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड S का, और cos थीटा का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्क के 0 होने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन से 3 तरीके?
कॉस थीटा ज़ीरो हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, या फिर फोर्स ज़ीरो हो जाए। वेरी सिंपल। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा, अब जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क कहाँ से हो जाएगा, वर्क भी ज़ीरो ही होगा। अरे वर्क करता कौन है, वर्क तो हम एक फोर्स के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं ना, तो वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स। फोर्स के बगैर वर्क थोड़ी ना होता है, तो फोर्स अगर नहीं लगेगा तो वर्क नहीं होगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, अब इसको आप समझना, ये आपकी डेली लाइफ की कॉन्सेप्ट से अलग हो जाता है बात। अगर किसी बॉडी पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है बॉडी, या कह लो कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बाकी पूरी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हो जाए। कोई बॉडी है, बड़ी सी बॉडी, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट फोर्स तो किसी पॉइंट पर हम लगाते हैं ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कोई बड़ी सी बॉडी है, जैसे ये एक बॉडी है ना, इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, तो एज फार एज द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, अभी तक आप लोग यही सुन रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी दैट इज़ ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब ये ज़ीरो तो ये वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो फोर्स के लगने पर भी वो फोर्स वर्क नहीं कर पाता है। ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एग्जैक्ट बात अगर हम बोलना चाहें तो ये बोलेंगे कि बॉडी के जिस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस ना हो, बाकी पूरी बॉडी डिस्प्लेस होती है तो हो जाए, बस वो पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉडी डिस्प्लेस हो, उसके डिफरेंट पॉइंट्स डिस्प्लेस होते हैं तो हो जाए, लेकिन जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हुआ तो इसका मतलब वो फोर्स वर्क नहीं करेगा, उसका वर्क डन ज़ीरो होगा। अभी आगे चल कर के आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, यहाँ पर अगर हम सब कुछ बता देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये देखो, ये दीवार से स्प्रिंग बंधा हुआ है, जब ब्लॉक को आप दबाओगे ना तो ये स्प्रिंग दीवार को दबाएगा, दीवार स्प्रिंग को दबाएगी, दीवार स्प्रिंग को दबाएगी, स्प्रिंग के सिर्फ इस एंड पर फोर्स लगाएगी, लेकिन वो फोर्स वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्प्रिंग का एंड हिलेगा नहीं। डोंट वरी, आगे आएगा, डिटेल से बताएंगे, अभी टेंशन मत लो ज़्यादा। अभी सिर्फ इस बात को दिमाग में रखो कि फोर्स लगने पर भी वर्क नहीं होगा अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, या फिर ये बोलो कि बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क उस पर ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ये दीवार है, अब हम क्या करते हैं ना, इस दीवार को हम दबाते हैं, इसको हमने पुश किया, अब हम कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मार करते करते 1 घंटा निकल गया, दीवार को हिलाना चाहते हैं, ज़ोर से हम पुश कर रहे हैं दीवार को, और दीवार को हिला रहे हैं, हिल जाए, नहीं हिली, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मार पसीने हो गए, सारी एनर्जी बॉडी की ख़त्म हो गई। इतना काम कर लिया हमने कि मार पसीने से पसीना ढेर सारा निकल आया, ठीक है। तो अब बताओ हमने वर्क किया या नहीं किया। अब देखो, डेली लाइफ में तो हम लोग यही सोचते हैं कि भाई वर्क तो बहुत अच्छा खासा किया है ना, दीवार को पुश करे जा रहे हैं पूरी ताकत लगा करके, खूब पसीना निकला, एकदम थक गए, इतना थक गए, अरे तो वर्क किया होगा तभी ना थके होंगे। ये आपकी डेली लाइफ की कॉन्सेप्ट है, इसको वहीं तक सीमित रखो। फिज़िक्स में जो बात आपको बताई जा रही है उस हिसाब से सोचना है। आपने दीवार पे फोर्स तो लगाया, लेकिन चूंकि दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया है दीवार पर। समझ गए बात को? ओके, चलो ठीक। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो उस पर जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो ही बनेगा। फोर्स कैसा भी लगता रहे, कितना भी स्ट्रांग हो जाए, वर्क डन ज़ीरो होगा। ओके, तो वर्क ज़ीरो होने के 3 तरीके। कौन से 3 तरीके? या तो फोर्स ज़ीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, या फिर कॉस थीटा ज़ीरो हो जाए। और कॉस थीटा ज़ीरो कैसे होता है अभी बताए थे, जब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा उस केस में भी वर्क डन ज़ीरो बनेगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हमने आपको बता दी, ठीक है। अब ज़रा एक बात ये समझो, देखो वर्क जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये क्या है,
ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस कॉस थीटा? तो कॉस थीटा कॉस थीटा तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा कितना है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में तो कॉस थीटा प्लस होगा, और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से लेकर 180 डिग्री तक तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने का काम किसका होगा, कॉस थीटा का, मतलब थीटा का। तो ये बात जो अभी हम समझाए ये हम लिख देते हैं। देखो, अगर थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में हो, इंक्लूडिंग 0 डिग्री आप ले लो, 90 का तो केस अलग हो जाएगा, तो ये थीटा एक्यूट एंगल जब होगा तो इस केस में कॉस थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसलिए वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस, तो वर्क पॉजिटिव हो गया। और अगर थीटा 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, इंक्लूडिंग 180 डिग्री, तो फिर कॉस थीटा क्या बनेगा, नेगेटिव। तो फिर वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। प्लस प्लस एंड माइनस, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, पूरा माइनस। ठीक है, इंक्लूडिंग 180 पर भी माइनस ही होता है, वो आप देख चुके हो, माइनस एफ एस है ना। 0 पर भी प्लस होता है, वो आप देख चुके हो, प्लस एफ एस 0 डिग्री पर। 90 क्यों नहीं हमने इंक्लूड किया, ये यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 90 डिग्री होने के केस में कॉस थीटा 0 होता है, फिर वो वर्क 0 हो जाएगा। इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। ओके, तो एक्यूट होने पर पॉजिटिव वर्क और ऑब्ट्यूज होने पर वर्क बनता है नेगेटिव। अच्छा चलो, अभी एक एग्जांपल देखा था ना आपने, ज़रा एक एग्जांपल और देख लो। ये एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये ब्लॉक इधर चला 10 मीटर चला। अब ये जो एंगल है ये है 135 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द ब्लॉक। बताओ कितना वर्क होगा, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, वेरी सिंपल। एफ है 10, एस का मैग्नीट्यूड है 10, कॉस 135 कितना होता है, ये बनेगा 50√2, ये हो जाएगा -1/√2 है ना, तो ये बन गया -50√2 जूल। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपने देख लिया एफ एस कॉस थीटा वर्क डन, वर्क की डेफिनेशन। अब देखो, इससे हम आपको एक चीज़ बताते हैं, उसको आप समझ लो, क्योंकि उससे फिर आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। एक पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है, कोई पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो s, इस पर एक फोर्स लगा, फोर्स है f, ये एंगल है थीटा। ठीक है, फोर्स f लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है s। तो बताओ व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब आप ये सोचो कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। व्हाट इज़ दिस एफ कॉस थीटा? देखो ये जो फोर्स एफ है, इसके आप दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना आएगा, ये एफ कॉस थीटा, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इसलिए वो वर्क कर रहा है, और एफ साइन थीटा देखो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अभी हम आपको बताए थे जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो वर्क नहीं करता है। इसका मतलब ये कंपोनेंट फोर्स का वर्क नहीं करेगा, एफ साइन थीटा वर्क नहीं करेगा। तो वर्क करेगा कौन, वर्क एफ नहीं करता है, एफ का कंपोनेंट होता है वो वर्क करता है, सिर्फ एक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है वो वर्क नहीं करता है।
तो ये कंपोनेंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट एस है, फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क एफ एस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस है और उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एफ कॉस थीटा इज़ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एस, सो दिस शुड बी द वर्क डन एंड दिस इज ऑफ कोर्स द वर्क डन। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी फोर्स का वर्क फाइंड करना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो वो तरीका है ही हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो आंसर आ गया। ये सिर्फ सोचने का तरीका है बाकी कुछ खास ऐसा इसमें है नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका आपको पता रहना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में, ताकि आप तेज़ी से चीज़ों को कैलकुलेट कर सको। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करो। फोर्स का कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और फिर उस कंपोनेंट को आप डिस्प्लेसमेंट से पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। दूसरा तरीका और भी है सोचने का, वो ये है कि यू कैन राइट इट लाइक दिस, एफ इंटू एस कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज दिस एस कॉस थीटा? देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में क्या बनेगा, एस कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, एस साइन थीटा। तो एस कॉस थीटा आप समझ गए क्या चीज़ है। तो आपको करना ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड कर लो फोर्स की डायरेक्शन में, और उस कंपोनेंट को आप पूरे के पूरे फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सोचने का हमारा अलग अलग तरीका है, ज़रा इसका एक आपको एग्जांपल दे देते हैं। अलग अलग सिचुएशन में आपको जो भी तरीका ज़्यादा आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, परफेक्टली स्मूथ प्लेन है। अब इस पर इसका वेट लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी लगेगा, उस पर अभी हम बात करेंगे, पहले सिर्फ mg को देख लो आप। एक इस पर इसका वेट लग रहा है mg, अच्छा इसको हमने ब्लॉक को छोड़ दिया और ये नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे स्लिप होते होते आया, डिस्प्लेसमेंट s से नीचे आया। आपको बताना है जो इस पर फोर्स mg लग रहा है, उस mg ने इस ब्लॉक पर कितना वर्क किया, वर्क डन बाई mg ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाई द वेट ऑफ द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक। तो देखो इसमें हम दो तरीके अपना सकते हैं। अगर ये थीटा है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होगा कि mg का कंपोनेंट इधर कितना आता है, mg साइन थीटा, और इधर कितना आएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, देखो एफ एस कॉस थीटा जो हम लिखे थे ना, उसमें फोर्स का जो कंपोनेंट था एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, असल में हमको एज सच कॉस थीटा साइन थीटा से मतलब नहीं है, हमको मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वो जो भी हो, चाहे वो साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस थीटा, कुछ भी हो, सिंपली दैट कंपोनेंट इनटू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा नहीं है, थीटा होता तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा आता, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया ना, इस वजह से ये कंपोनेंट कितना आ गया mg sin थीटा। सो दिस कंपोनेंट फोर्स का, ये कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, इस कंपोनेंट को आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये वर्क हो गया, mg का वर्क डन ब्लॉक पर ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, mg को तो आप पूरा ही पूरा ले लो, mg का कंपोनेंट मत लो, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो mg की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ये s है, ये 90 माइनस थीटा है, तो s का कंपोनेंट इस तरफ क्या बनेगा, s cos 90 माइनस थीटा, मतलब कि s साइन थीटा ये बनेगा। नाउ दिस कंपोनेंट s साइन थीटा into the complete force, now this is the work done। समझ गया बात को, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ओके, ये सिर्फ सोचने का अलग अलग तरीका था। आप इन दोनों तरीके से मत सोचो, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा दो, कोई बात नहीं, वैसे कर लो। ये देखो ये लगा mg, फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट s है, दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा mgs और ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ गए बात को, बस सोचने का तरीका है।
अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फोर्स है F, हमें ये वेक्टर फॉर्म में पता होता है, कंपोनेंट फॉर्म में। अगर किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स ये फोर्स है Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप, और बॉडी में पार्टिकल में होने वाला डिस्प्लेसमेंट यह है Sxi कैप Syj कैप प्लस Szk कैप। कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। फोर्स पता है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और ये डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको ये तो पता ही होगा ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट जाएगा दिस कंपोनेंट इंटू दिस कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट इंटू एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट इंटू जेड कंपोनेंट। सो दिस इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो। एक पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3i कैप माइनस j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो देखो ये वर्क कितना बनेगा, x कंपोनेंट इंटू x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट इंटू y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट इंटू z कंपोनेंट। z कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का है 0। तो वर्क आ रहा है 3 जूल प्लस 3 जूल। अब सोचो कि ये वर्क प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है। तो वर्क प्लस आने का मतलब जो एंगल होगा ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, वो एक्यूट एंगल होगा। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको फोर्स पता होगा, बताया जाएगा हमको वेक्टर फॉर्म में, और बोला यह जाएगा कि जो पार्टिकल है ना वो पॉइंट ए से चलते हुए गया, पॉइंट बी तक गया। पॉइंट ए के इनिशियल पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाएंगे, फाइनल पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाएंगे। पॉइंट ए से बी तक चलते हुए ये पार्टिकल गया, और इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ये है। तो फिर इस फोर्स ने पार्टिकल पर कितना वर्क किया। तो देखो कितना वर्क किया। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं। हाँ, तो कितना वर्क किया, तो वर्क डिस्प्लेसमेंट देखो इसका कितना हुआ। पार्टिकल अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x2 माइनस x1। वेक्टर में आपने पढ़ा रखा होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, राइट। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और वो फोर्स है, ये भी कंपोनेंट फॉर्म में पता है, ये भी कंपोनेंट फॉर्म में पता है। तो जैसे अभी किया था वैसे ही करना है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर एस एक्स था, एक्स कंपोनेंट, और उसकी जगह पर क्या है x2 माइनस x1। वहाँ पर एस वाई था और यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1। वहाँ पर एस जेड था, यहाँ पर क्या है z2 माइनस z1। तो इस केस में जो वर्क बनेगा ये वर्क है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वर्क डन। इसका एक एग्जांपल देखो। एक पार्टिकल पर फोर्स लगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा, ये जो पार्टिकल है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला। मीटर, ये मीटर में सारी वैल्यूज़ है, ये मीटर में है और ये न्यूटन में है।
तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ए से बी तक जाने के प्रोसेस में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, दिस इज़ 3 माइनस 1 जे कैप, 5 माइनस माइनस प्लस, दिस इज़ 7 के कैप। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, 2 इंटू 2, तो ये आ गया वर्क डन 38 जूल। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आगे देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक बॉडी पर, या कह लो कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल पर एक नहीं बल्कि बहुत से फोर्सेस लग रहे होते हैं। कोई पार्टिकल है या बॉडी है, उस पर बहुत से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है F1, एक लग रहा है F2, एक लग रहा है F3, एक लग रहा है F4 एंड सो ऑन, ऐसे और भी बहुत से लग सकते हैं। अब ये जो बॉडी है इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो S। तो डिपेंडिंग अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो फोर्स F1 है ना वो अपना वर्क करेगा, F1 डॉट S। F1 अपना वर्क करेगा, इतना करेगा। F1 को इससे कोई मतलब नहीं है कि बॉडी पर कोई और भी फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, F2 है, F3 है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर, उसको F1 से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जो F2 है ना वो अपना वर्क करेगा, F2 को बाकी किसी फोर्स से, उसके होने से, उनके होने से, ना होने से कोई मतलब नहीं है। F2 अपना वर्क करेगा, इतना करेगा। इसी तरीके से F3 अपना वर्क करेगा, F4 अपना वर्क करेगा, सारे फोर्सेस अपने अपने वर्क करेंगे। तो अगर आपको ये फाइंड करना है कि इन सारे फोर्सेस ने मिल करके बॉडी पर, पार्टिकल पर टोटल कितना वर्क किया, व्हाट इज़ द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस, तो आपको क्या करना होगा, इन सारे वर्क को ऐड कर दो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो अगर किसी भी बॉडी पर बहुत से फोर्सेस लग रहे हों और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो और आपसे कहा जाए फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस, तो आप क्या करोगे, तो सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क फाइंड करो और सारे वर्क को ऐड कर दो विथ साइन के साथ। कोई प्लस आ रहा है तो प्लस रखते हुए, कोई माइनस आ रहा है तो माइनस रखते हुए ऐड करोगे आप। ठीक है, इससे आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। एक और भी तरीका है टोटल वर्क को फाइंड करने का, एक और तरीका है, देखो वो क्या है। जब हम इन वर्क को ऐड कर रहे हैं W1 प्लस W2, तो W1 तो ये है और W2 ये है एंड सो ऑन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 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 तो सब में सेम है ना, तो इसको कॉमन ले लो। तो जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ज़रा ये बता दो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ चीज़ है ये क्या चीज़ है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या है, F1 F2 F3 सारे फोर्सेस का सम, वेक्टर सम, उनका रिजल्टेंट, एंड दैट रिजल्टेंट इज ऑब्वियसली द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। तो इसको हम लिख सकते हैं F नेट। इसका मतलब ये हुआ कि नेट वर्क कितना बनेगा, ये देखो आपके सामने लिखा है नेट वर्क कितना बनेगा। तो नेट वर्क बनता है नेट फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पर बहुत से फोर्सेस लग रहे हों एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, तो उसका दूसरा तरीका ये होता है। पहला तरीका बता दिए थे हम आपको। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। नेट फोर्स, आप बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करो और उस नेट फोर्स ने बॉडी पर कितना वर्क किया है, सिंपली फाइंड दैट वर्क डन। तो वो जो वर्क होगा वही हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो बहुत से फोर्सेस लगने के केस में हमारे पास दो तरीके हैं टोटल वर्क को फाइंड करने के। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, सारे फोर्सेस का अलग अलग वर्क फाइंड करो और ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। दूसरा तरीका, आप सबका अलग अलग वर्क फाइंड मत करो, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लो, फिर उस रिजल्टेंट का वर्क डन, नेट फोर्स का वर्क निकाल लो, वही बन जाएगा टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ज़रा इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो, एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगा 10 न्यूटन, एक फोर्स इधर लगा लेफ्ट में 5 न्यूटन और इसका मास है 2 kg। ठीक है, तो इस पर इसका एक वेट भी लग रहा होगा, कितना, 20 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। तो इस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग रहा होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज सपोज दैट n। अब वो n भी 20 के ही बराबर है। ये ब्लॉक अब राइट में चला सपोज दैट, तो ये राइट में चला 5 मीटर से चला राइट में। ठीक है, सो ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। तो देखो, इस ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये लग रहा है 10 न्यूटन, एक ये लग रहा है, एक ये 20 लग रहा है, एक ये 20 लग रहा है। सारे फोर्सेस का हम अलग अलग वर्क फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सबको ऐड कर देंगे। देखो, ये जो फोर्स है ये तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 है ना, परपेंडिकुलर तो 0। ये जो mg है, mg भी तो परपेंडिकुलर है ना डिस्प्लेसमेंट के, तो mg का वर्क कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो, ये जो 10 न्यूटन है ये 10 न्यूटन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सेम डायरेक्शन में होने पर वर्क कितना होता है, प्लस Fs। तो इस 10 न्यूटन ने जो वर्क किया है वो है 10 इंटू द डिस्प्लेसमेंट, तो 50 जूल, प्लस 50 जूल का वर्क किया। और ये जो 5 है, ये तो 5 लेफ्ट में है और डिस्प्लेसमेंट राइट में है, तो अपोजिट होने पर वर्क क्या होता है, माइनस Fs, माइनस F इंटू एस, माइनस 25 जूल। तो ये 4 फोर्सेस के हमने अलग अलग वर्क फाइंड कर लिए। अब आप इन सबको उठा करके ऐड कर दो, तो 0 + 0 + 50 + -25, तो 50 + -25 दिस इज प्लस 25 जूल। समझ गए बात को, इट्स वेरी सिंपल। अब देखो, ये हमने पहला तरीका अपनाया, इसमें दूसरा तरीका अगर हम अपनाते तो क्या होता। तो देखो, टोटल फोर्स देखो ब्लॉक पर क्या है, ये 20 तो आपस में बैलेंस हो गया, बाकी ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन मिल करके ब्लॉक पर टोटल फोर्स कितना लग गया, ये 5 न्यूटन लग गया राइट में, और उसी तरफ इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी है 5 मीटर। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक दैट इज़ 5 न्यूटन टुवर्ड राइट, और उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो ये 5 कितना वर्क करेगा, प्लस 25 जूल। सेम आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, आपने कांस्टेंट फोर्स का अभी तक वर्क देखा है, इसके बाद अभी हम पढ़ाएंगे आपको वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। लेकिन कांस्टेंट फोर्स के 2 एप्लीकेशंस हैं, वर्क डन बाय वेट एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इनको ज़रा देख लो, फिर हम बताएंगे आपको वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय वेट,
देखो एक ब्लॉक है, इसका मास है m, तो इस ब्लॉक पर कुछ वेट लगेगा, है ना। वेट कितना लगेगा, mg ये इसका वेट है। अब अगर आप इस ब्लॉक को पकड़ के रखो, कहीं चलने ही ना दो, तो वर्क वो mg कर नहीं पाएगा। विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क तो होता नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, ब्लॉक को नीचे जाने देते हैं, छोड़ दें या ले करके जाएं, उससे मतलब नहीं है। ब्लॉक नीचे गया और डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका डिस्प्लेसमेंट है, मान लो h। तो डिस्प्लेसमेंट और mg सेम डायरेक्शन में, तो बताओ इस केस में mg ने कितना वर्क किया ब्लॉक पर, mgh, उसके वेट ने इतना वर्क किया प्लस mgh। सेम डायरेक्शन fs, प्लस fs वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, अगर ब्लॉक को हम ऊपर ले जाएं तो डिस्प्लेसमेंट mg के अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होने के केस में वर्क क्या होता है, माइनस fs, f की जगह mg है, माइनस mgh, ये वर्क हो जाएगा। वेरी सिंपल है ना। ओके, तो ये दो केस हैं। तीसरा केस देखो, ये ब्लॉक है, मास इसका m है, इस पर नीचे mg लग रहा है, और अगर हम ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली चलाएं, मे बी x डिस्प्लेसमेंट से हमने इसको हॉरिजॉन्टली चलाया, तो बताओ mg ने कितना वर्क किया। ये जो mg है ये वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। वेरी सिंपल, ये mg डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वो वर्क कितना करता है, 0। तो इस mg ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया, 0। समझ गए बात को। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चलती है, हॉरिजॉन्टली का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर, जी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो जब आप किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली चलाते हैं तो उसका वेट उस पर वर्क कितना करता है, 0। मतलब वर्टिकली चलाओगे तो वर्क होगा, हॉरिजॉन्टली चलने पर वर्क नहीं होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड ले जाने पर प्लस mgh, ऊपर की ओर ले जाने पर माइनस mgh। अब ज़रा ये चीज़ समझो, एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल है m मास का, हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाएंगे और 3 अलग अलग रास्तों से ले जाएंगे। पहले हमने क्या किया, हम इसको हॉरिजॉन्टली ले गए x और वर्टिकली डाउनवर्ड ले गए h। ये पहला रास्ता हो गया, पहला रास्ता, 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मिल करके एक रास्ता। अच्छा, दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता था कि हम इसको डायरेक्ट ले जाते, ये दूसरा पाथ है, ठीक है। तीसरा रास्ता ये है, हम इसको पहले नीचे ले जाएंगे h से, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली राइट में ले जाएंगे x से, तो ये अल्टीमेटली वहीं पर पहुंच जाएगा। इन 3 रास्तों से, अलग अलग 3 रास्तों से हम ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक ले आए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय mg। इन 3 अलग अलग रास्तों में mg ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, पहले रास्ते में अगर हम वर्क फाइंड करना चाहें, पहले रास्ते में, तो कितना होगा वर्क, तो इस रास्ते का जो टोटल वर्क होगा ना, वो हो जाएगा पहली स्टेप में किया गया वर्क प्लस दूसरी स्टेप में किया गया वर्क। तो पहली स्टेप में तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है, mg किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पहली स्टेप में वर्क तो 0 हो जाएगा। और दूसरी स्टेप में ये नीचे जा रहा है h से, तो वर्क हो जाएगा mgh। तो वर्क इस पर कितना हो गया, प्लस mgh। ये इस रास्ते से जब हम लेकर के गए तब इतना वर्क हुआ, ठीक है। अच्छा, तीसरे रास्ते से अगर हम ले जाएं W3, तो देखो ये W3 क्या होगा। तो देखो, तीसरे रास्ते का मतलब इसमें भी 2 स्टेप हैं, पहली स्टेप दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में हम इसको नीचे ले जा रहे हैं h से, तो कितना वर्क करेगा, mgh। फिर सेकंड स्टेप में हम इसको हॉरिजॉन्टली चला रहे हैं, कितने से, x से। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आपने देखा ये कि तीसरे रास्ते में भी टोटल वर्क डन बाई mg हो गया mgh। तो ये W3 भी हो गया mgh, ठीक है। अब सेकंड रास्ते को देखो सेकंड रास्ते में क्या है, ये फोर्स है mg और ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है कितना, अगर ये x है और ये h है, तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्क्वायर रूट x² प्लस h²। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, s लिखना चाहो तो लिख दो,
और ये है फोर्स mg, इनके बीच का कुछ एंगल होगा मे बी थीटा। तो दूसरे रास्ते में तो एक ही स्टेप है, डायरेक्ट ले गए हम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। एस क्या चीज़ है, व्हाट इज एस? एस है स्क्वायर रूट, ओके। एंड व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस। तो कॉस थीटा है एच अपॉन ये भी हमको मिल गया प्लस एम जी एच। तीनों रास्तों में, तीनों रास्ते से जब हम ले जाएंगे ब्लॉक को, इन ऑल द थ्री पास द वर्क डन बाय एम जी, ये हमको सेम मिल रहा है। और कितना मिल रहा है, एम जी एच के बराबर। अब इससे दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात यह है कि अगर mg की बात करी जाए, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स की, मतलब कि वेट की बात करी जाए, किसी बॉडी का वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, उसका जब कभी भी हमें फोर्स फाइंड करना होगा ना, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि बॉडी वर्टिकली कितना चल रही है, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली कितना चल रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है ना, तीनों रास्तों में वर्टिकली h चल रही है, हॉरिजॉन्टली x चल रही है। ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है, इसमें कहीं आपको x दिख रहा है, कहीं पर भी x दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो वर्क हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना चल रही है उससे कोई मतलब नहीं, mg के वर्क को उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर किससे मतलब है, तो वर्टिकली कितना चल रही है सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, तो ये देखो mg h h h h, ठीक है। तो बॉडी कैसे भी चले, चाहे वो तिरछा चले या वर्टिकल चले, अगर तिरछा भी चल रही है तो भी वो इफेक्टिवली वर्टिकली, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कितना है उससे हमको मतलब रहेगा। और अगर वो कंपोनेंट h है तो वर्क बन जाएगा mgh। ठीक है, ये पहली बात हुई कि mg का जब भी हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, उसी को यूज़ करते हैं, mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ दी वर्क डन। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो पॉजिटिव, अगर वो ऊपर है तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, माइनस mgh। दूसरी बात आपको एक यहाँ से ये समझ में आनी चाहिए, हमने 3 अलग अलग रास्तों में वर्क कैलकुलेट किया और तीनों में हमको सेम मिल गया। आप इसी तरीके से कोई भी रास्ता अपना लो, कोई भी रास्ता जो आपको अच्छा लगे, आप ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे पहुंच जाओ, कोई भी रास्ता अपना लो, कैलकुलेट करके देख लो, वर्क आपको हर एक रास्ते में सेम मिलेगा, as far as the initial and the final positions are the same। इसका मतलब mg का वर्क डन, mg का वर्क डन रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है उन पर डिपेंड करता है, लेकिन किस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। सारे रास्तों में सेम आ रहा है ना, तो रास्ते से इंडिपेंडेंट है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहीं पर आ जाती है एक कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव फोर्स की कॉन्सेप्ट। वो क्या है, वो ये है कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन रास्ते पर डिपेंड ना करे, पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। ये अभी इसी चैप्टर में आगे आएगा, वहाँ पर आपको बताएंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी भी बताएंगे साथ में, तो वहाँ पर आपके सामने आएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और जनरल तरीका क्या होता है फोर्सेस को चेक करने का कि कोई गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये आप चेक कैसे करोगे। तो ये अभी सब आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फ़िलहाल ये समझ में आ चुका होगा कि mg जो होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों बोल रहे हैं हम इसको कंजर्वेटिव, क्योंकि इसका जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अभी तक हमने बात करी वर्क डन बाय वेट की। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन।